सकते हैं जिस तरह से जो बाइडेन द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि अमेरिका का 9/11 का इंतकाम 21 साल बाद जाकर पूरा हुआ है। वो बदला जो सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारकर अधूरा था, अल-कायदा का चीफ अयमन अल-जवाहिरी मार दिया गया है। बीते वर्षों में कई बार जवाहिरी के मारे जाने की खबरें आई, लेकिन हर बार वो अफवाह साबित हुई। इस बार खबर पुख्ता है। काबुल में एक ड्रोन अटैक से अमेरिका ने जवाहिरी को मार गिराया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जैसे कि हमने आपको बताया, उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। और सोचिए जरा, अमेरिका साल भर से घात लगाए बैठा था, और यहां पर आप भूल नहीं सकते अफगानिस्तान से जिस तरह से शर्मनाक तरीके से पिछले साल तालिबान सत्ता में आया था और अमेरिकन फोर्सेस की, यूएस के फोर्सेस की अफगानिस्तान से विदाई हुई थी। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. अब आप सोच रहे होंगे कि ताल ठोके में हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं। क्या अल-जवाहिरी के खात्मे से दुनिया भर अल-कायदा के खतरे को खत्म माना जा सकता है? यहां आपको समझना होगा हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। ये वही अल-जवाहिरी है जिसने कश्मीर में 370 हटाए जाने पर जिहाद के लिए उकसाया था, भड़काया था। आपको याद होगा, इसने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन के खिलाफ भी भड़काया था मुसलमानों को। यहां तक कि ये लगातार भारत में अपने अल-कायदा मॉड्यूल को बढ़ाने की साजिश कर रहा था, और जिसका आतंकी मॉड्यूल भारत लगातार ध्वस्त भी कर रहा है। डिबेट में आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या भारत भी कभी अमेरिका के ड्रोन पैटर्न पर आतंकियों से बदला ले सकता है, बदला लेगा? क्योंकि क्या लर्निंग्स हैं यहां पर इस ऑपरेशन में, यह बहुत ज्यादा जरूरी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन कराची के क्लिफ्टन, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं, दाऊद इब्राहिम, भावलपुर में आतंक के हेडक्वार्टर्स तक क्या भारत के ड्रोन्स पहुंच पाएंगे? 26/11 का गुनहगार अब भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है, और भारत के खिलाफ साजिशें अब भी सीमा पार से रची जा रही हैं, और इसीलिए आज इन सवालों को उठाना काफी जरूरी हो जाता है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त, हमारे साथ कॉलमनिस्ट तारिक फतेह, जो पाकिस्तान में किस तरह से टेरर की फैक्ट्री चलती है उसे लेकर उसके खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। हमारे साथ मार्शल पीके श्रीवास्तव है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, आप ही से मेरा सवाल है, और सवाल ये है, भारत के लिए मैं लर्निंग्स के हिसाब से बात करना चाहती हूं। एक आम भारतीय जो इस समय डिस्कशन देख रहा है, उसके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि जब अमेरिका ये कर सकता है तो भारत, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और ऐसे ही कई नाम, आतंक के आका, इनका सफाया भारत भी इस मॉडल पर कर सकता है? अदिति, आपने आज बहुत अच्छा सवाल उठाया है जो कि किसी भी चैनल पर नहीं उठाया रहा है कि इसके लिए लर्निंग्स क्या हैं। जवाहिरी ख़त्म हो गया, अमेरिका ने उसको मार दिया, हमारे लिए क्या लर्निंग है? हमारे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अगर वेपन्स में नहीं आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी विल डिफाइन कि आपका आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या उसकी मारक क्षमता कितनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए इसमें हुआ क्या है। एक टारगेट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, देयर इज नो कोलैटरल डैमेज, कोई कोलैटरल डैमेज। इनफैक्ट मैं चाहूंगी मार्शल श्रीवास्तव, देखें वो घर दिखा रहे हैं, सोचिए जरा अपने आप पे कितना इंटरेस्टिंग है कि आप ये स्ट्राइक कैरी आउट करते हैं। कैन वी हैव दैट पिक्चर अगेन प्लीज? ये घर की तस्वीर, यहां पर सोचिए टारगेट को हिट किया जाता है लेकिन घर इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल घर इंटैक्ट है। आप देखिए इसके अंदर एक्सप्लोजिव चार्ज नहीं था वॉरहेड में। इसमें जो आजकल निंजा ब्लेड्स की बात चल रही है, बहुत चैनल्स पर भी आ रही है, वो निंजा ब्लेड्स थे। निंजा ब्लेड्स ने जाकर के सिर्फ उस हाई वैल्यू टारगेट को हिट किया। अब इसको हिट करने में ये जो वेपन था ये लेजर गाइडेड था, इसको लॉन्च किया गया था
जो इनका रीपर एक्सटेंडेड रेंज वाला है, मतलब ये ओवर द होराइजन जाकर के लॉन्च कर सकता है। जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, दे नीड नॉट टू बी इन द होराइजन ऑफ द अर्थ, बियॉन्ड द होराइजन हिट कर सकता है। अगर इन सारी चीज़ों को कन्वर्ज करिए तो हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, वो थ्रेशोल्ड है। इसके ऊपर अमेरिका पिछले एक दशक से काम कर रहा था। तो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी हार्नेस की थी, मिल्क की थी, उसका पूरा इस्तेमाल करके यहाँ दिखाया है। जो आजकल हम बोलते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, आप वही हिट करेंगे जो आप हिट करना चाहते हैं। एक ह्यूमन टारगेट को हिट करने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो उस तरीके से लर्निंग नंबर 1, हमें अपने R&D पर बहुत काम करना पड़ेगा। हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग के फॉर्म में हो, ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में हो, वर्चुअल रियलिटी के फॉर्म में हो, उसमें सब में हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए बेस की जरूरत पड़ी होगी, क्या करें? बेस इस स्ट्राइक को लॉन्च करने के लिए। That's what I'm saying. हाफ द ग्लोब, आप ग्लोब से आधे दूर रह करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। ओवर द होराइजन है, इसका मतलब आगे चल करके जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेजर गाइडेड है, और उस मिसाइल को ये पता है मुझे किसे हिट करना है, उसकी पिक्चर्स में स्टोर्ड हैं। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। आप देखिए, इन्होंने जो अपने जो स्पेस से जो इमेजरी कलेक्ट की, जो साइबर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जितनी जरूरत हमें पहले पड़ती थी टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी बहुत कम हुई अदिति। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूएस के फोर्सेस जो हैं, यूएस फोर्सेस जो है वो ग्राउंड पर नहीं है। आपने वो चित्र देखे थे जब यूएस के फोर्सेस विड्रॉ की थी, और अब आप देख रहे हैं उन्होंने क्या दिखाया, तस्वीरें, और उसे अमेरिका की एक बड़ी शिकस्त के तौर पर पेश किया गया था। और हालांकि उस समय मुझे याद है जो बाइडेन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम अलकायदा को चेज करने वहां पर गए थे और हमने उसे खत्म कर दिया है। उसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि 1 साल बाद आप आते हैं और कहते हैं कि हमने अल जवाहिरी को खत्म कर दिया है। तो वहां पर इंटरनली भी इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ, तारिक फतेह, उसामा बिन लादेन अबोटाबाद, ये काबुल के डाउनटाउन, और थियरीज तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पैसे के लिए, हाँ पाकिस्तान का IMF की फंडिंग हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करिए, अपने बाप को बेच देंगे। ये जो आइडेंटिफाई किया कि इस बैल्कनी पे खड़ा हुआ है, वो हमारे मिलिट्री ऑफिसर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। But the key thing is who identified that इस फ्लैट के अंदर रह रहा है वो आदमी। ये तमाम आप देखिएगा पाकिस्तान के ऊपर IMF का लोन, वो जो डिमांड चल रही है वो कैसे फुलफिल होगी, आपको सब नजर आ जाएगा प्ले। ये तमाम कार्रवाई, ये 9/11 का जो फाउंडर था स्कीम, वो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी, आइडेंटिफाई करने वाले पाकिस्तानी। ये जब तक कि आप इसको ओपनली आइडेंटिफाई एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं कहेंगे पाकिस्तान को, ये आपको मुश्किल कई तरीके से पहुंचाते रहेंगे। एंड इसके अंदर बात सारी वो है कि इफ इट इज ओवर द होराइजन, तो थोड़ा बहुत क्लिफ्टन के अंदर भी जगमग तारे कुछ दिखने चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया है। ये तो मैं थर्ड वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन अब अगर ये ओवर द होराइजन, जो मुझे इस टेक्नोलॉजी का नहीं पता था, इट कैन बी डन। द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन, पर्टिकुलर लोकेशन, एंड ये पाकिस्तान हैज प्लेइंग दिस रोल ऑफ द, आप क्या कहेंगे, दैट वर्ड कांट बी अटर्ड ऑन टीवी, बट दैट्स पाकिस्तान's रोल, एंड इट हैज प्लेड दैट वंडरफुली by pitting one group against the other and acting cute. ये सब पाकिस्तान ऑपरेटेड लोग हैं। आपको ये भी पता है ना कि पाकिस्तान के गवर्नर ऑफ द पख्तूनख्वा प्रोविंस एंड द चीफ मिनिस्टर, वो भत्ता पे करते हैं तालिबान को फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। यानी पाकिस्तान इज पेइंग, दोज पीपल आर पेइंग मनी टू द तालिबान सिंपली टू स्टे अलाइव एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पख्तूनख्वा, KPK, और बोथ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। आप तो पाकिस्तान इज डीपली इन्वॉल्व इन दिस, एंड अब उसको कुछ मिल जाएंगे 1-8 बिलियन और कुछ अरसे के लिए। IMF विल लूजन इट्स स्ट्रिंग्स एंड लाइफ विल गो ऑन। उमर अल्ताफ, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से,
तारिक फतेह ने इतना अच्छे से डिकोड कर दिया है, अब आपके पास डिफेंस में बचा क्या है? तारिक फतेह तो बस पाकिस्तान बैशिंग के अलावा इनको कुछ है ही नहीं। इनको ये नहीं पता ऐमन ज़वाहिरी जो है वो इजिप्शियन है, ये उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी बता रहे हैं। जो ड्रोन स्ट्राइक हुई काबुल में, काबुल भी पाकिस्तान के अंदर तो है। IMF के लोन की बात कर रहे थे वो, तो IMF का लोन मिल जाएगा, वो एक इकोनॉमिक इशू है, ये एक टेरर रिलेटेड काउंटर टेरर ऑपरेशन है। उन दोनों का आपस में क्या लिंक है, पाकिस्तान का क्या लिंक है, हर चीज में आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी नेशनल थे, ये अपने मदरलैंड को बेच के पता नहीं कहाँ सेटल हो गए, आज इंडिया के लॉबिस्ट बने हुए हर चीज में पाकिस्तान। आप निजी टिप्पणी पर चले गए, मतलब आपके पास अपने डिफेंस में 5 लाइन के बाद छठी लाइन नहीं थी? नहीं, छठी लाइन ये है कि बात ये क्लिफ्टन में कर रहे हैं, तो क्लिफ्टन में कौन रहता है? क्लिफ्टन में आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप बैठे हुए तरफ इशारा कर रहे हैं? आप उसके नाम लेना, कौन रहता है क्लिफ्टन में? पूरा बंबई का माफिया रहता है वहां, आप कह रहे हैं कि वहां कौन रहता है? कभी आया करो कराची घूमने भाई। तो बंबई का माफिया है, बंबई का माफिया जो है, बंबई की पुलिस सो रही है, मुंबई की पुलिस सो रही है, उसका काम है ना। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुंबई के मसले में भी पाकिस्तान को आप घसीट रहे हो यार। ये क्या तरीका है? मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो कमिश्नर पुलिस को जाके शिकायत करो, या उधर के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखो। आप उधर के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखो ना। अगर आपका मुंबई में कोई मसला चल रहा है, कोई अगर सिविक मसला भी है, उसमें भी पाकिस्तान को ब्लेम करोगे। आपके घर की अगर टूटी लीक कर रही है, उसमें भी ISI का नाम डाल दोगे यार। आप तारिक फतेह साहब थोड़ी कॉमन सेंस से काम लीजिए करें। पाकिस्तान बैशिंग में आप एक सिनाइल इंसान ना बन जाया करें। आप एक पीछे आपने किताबें रखी हुई हैं, आप एक बुजुर्ग हैं, तो अपने आप को ना थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से कंडक्ट करें, थोड़ा ग्रेसफुली कंडक्ट किया करें। सारा टाइम पाकिस्तान बैशिंग आउट बकना, ये कोई अच्छी बातें नहीं है। कुछ हुआ नहीं है आज तक। तुमने क्या कर दिया जो 26/11 को डिनाई करते हो कि पाकिस्तान ने नहीं किया? तो तुम्हारे वहां से 26/11 की बात कहां से लेकर आ गए हो? उसमें 26/11 की बात, पहले मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पाकिस्तान से लिंक कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? 26/11 लॉ एंड ऑर्डर इशू था। उमर अल्ताफ 26/11 लॉ एंड ऑर्डर इशू था। ये कसाब कहां से आया था भाई? कॉम्युनल इशू नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इशू मुंबई के माफिया है ना। लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं, कसाब कहां से आया था? कसाब कहां से आया था लॉ एंड ऑर्डर इशू में? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इशू में कसाब कहां से आया था? अजमल कसाब तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इशू आपके हिसाब से उसमें कसाब कहां से आया था? ये हाफिज सईद कहां रहते हैं? सैयद सलाउद्दीन कहां? मसूद अजहर का डिफेंस रिलेटेड इशू था। जहां आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस सो रही थी। अच्छा, अब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सो रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो आतंक का खात्मा कर दिया जनाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो आतंक का खात्मा कर दिया। आपकी बौखलाहट तो मैं समझ सकती हूँ। मोना आलम भी हमारे साथ है। मोना आलम अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले तारिक फतेह कि आतंक का कनेक्शन और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा होता नहीं है। अब IMF से लोन मिल जाएगा। देखिए, अभी तक ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, इससे आगे कुछ नहीं, और ये बहुत अनफाउंडेड किस्म की एलिगेशंस हैं। क्योंकि देखें, 2 मामला चल रहे हैं। अगर IMF का लोन अभी से पेंडिंग नहीं है हमारे पास, ये जो प्रोग्राम है हमारा IMF का, ये पिछले साल से भी पहले से चल रहा है, और ये PTI की जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने किया था। हमारी जो ड्रोन अटैक्स के हवाले से जो पॉलिसी है, वो किसी पार्टी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, वो एक नेशनल पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान ने ड्राफ्ट की है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान से, ऐसी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन उनके बाद हमने उन चीज़ों को बहैसियत कौम, यानी कि नेशनल लेवल पे वी हैव डिसाइडेड एज अ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, टू नेवर गो इनटू सच पॉलिटिक्स कि हम किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करें, हमले कराएं। पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बहुत पहले से अपनाई है और हम अच्छा किया है। जब हमारी तरफ से ये वाकई ये चीज़ें होती थी, हम उनको बहुत अनइक्विवोकली उनको कंडेम करते थे। लेकिन अभी जो ये मामला हुआ है, उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान से लिंक कर देना, IMF प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है, और वो जो पैसे हैं जो पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं करता। जो अफगानिस्तान में लास्ट रिजीम थी तालिबान के आने से पहले, वो तो पानी पी पी कर आपको कोसते थे। पूरी दुनिया में जब टेरर हब की और टेरर नर्सरी की बात की जाती है, तो मैडम टेरर कैंप्स कहाँ हैं? किस देश का नाम आता है?
मैं आपको बताऊं, ये जो बात है ना कि पाकिस्तान के मतलब यहाँ पर अगर उनके किसी के कोई कैंप्स थे या उनके हाइड आउट्स थे, स्लीपर सेल्स थे, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये बिल्कुल, ये इवन यूएस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को इन अ मीटिंग विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कंसीड कर चुके हैं कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी तरफ से कुछ अनफाउंडेड एलिगेशंस लगाए गए थे पाकिस्तान पे। अभी तक इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान स्पेसिफिक, जब से वॉर ऑन टेरर और जब से पाकिस्तान की पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान, ये तमाम चीजें बनी हैं, उनके बाद से ये अब तक भी अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं। इवन बराक ओबामा इंडिया आकर उन्होंने आपके मुल्क में आकर एक इंटरव्यू में ये बात की कि पाकिस्तान को नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन वहां पर है। और अगर आप इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर कहते हैं, मैं मानती हूँ ये इंटेलिजेंस फेलियर जरूर हुआ, लेकिन ये उसी तरह का इंटेलिजेंस फेलियर है जिस तरह का 9/11 अटैक था। 9/11 अटैक भी उसी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर आप उसको सेंस में देखें। या फिर आप दुनिया को बहुत नासमझ समझती हैं मैम? नहीं मैम, आप ऐसे बात कर रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं 2-4 नाम आपके सामने लेती हूँ। ये हाफिज सईद कहाँ रहता है? एक सेकंड मैम, हाफिज सईद कहाँ रहता है? मैम मेरा सिंपल सवाल है, मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया मैम, मैंने आपको उस समय इंटरप्ट नहीं किया। हाफिज सईद कहाँ रहता है? थैंक यू बहुत आपको बोलने के लिए बोला। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, मेरा बहुत बेसिक सवाल है आपसे, हाफिज सईद कहाँ रहता है? हाफिज सईद पाकिस्तान में रहता है। हाफिज सईद से आपका क्या लेना देना है, ये बताएं मुझे। अच्छा मैडम, तो आप अगर टेरर अटैक की हिस्ट्री नहीं समझती, अगर आप ना समझ बनना चाहती हैं, अगर आपको 26/11 में वही प्रॉब्लम दिखाई देता है जो उमर अल्ताफ को दिखाई देता है मैडम, तो थोड़ा सा आपको और होमवर्क कर लेना चाहिए। और हाफिज सईद को लेकर कोई नाम है? आपकी मैंने बात सुनी मैम, आपने मेरी बात तो सुनी, लेकिन आप मेरी बात पर जवाब नहीं दे रही है मैडम। आप मेरी बात नहीं सुन रही मैम, बहुत देर से सुन रही हूँ आपकी बातें, बहुत देर से सुन रही हूँ, बहुत देर से सुन रही हूँ। मार्शल श्रीवास्तव, मैं बहुत देर तक प्रोपेगेंडा को प्लेस नहीं दे सकती ना मैम। मैं फार फ्रॉम फैक्ट्स बहुत देर तक स्पेस नहीं दे सकती। मैं थोड़ी देर के लिए स्टोरी सुन सकती हूँ मैम, थोड़ी देर के लिए मैं स्टोरी सुन सकती हूँ, लेकिन पूरी डिबेट में स्टोरी सुनने में नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी जिम्मेदारी है फैक्ट्स के साथ बात करने की। हाफिज सईद आपको पता नहीं होगा, इंडिया का मोस्ट वांटेड है मैडम, इंडिया का मोस्ट वांटेड है हाफिज सईद। और आपके लिए आपका क्या लेना देना है? आपका क्या लेना देना है मैम? आप पूछ के देखिए जरा, आप पूछ कर देखिए दुनिया भर में हाफिज सईद के बारे में। अगर आप डिनायल मोड में रहना चाहती है, इसलिए शायद पाकिस्तान को कहा जाता है स्टेट इन डिनायल। मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये जब टेरर को लेकर इस तरह के डिनायल मोड में और डिफेंस में जाते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टेररिज्म का खात्मा होगा इस दुनिया से? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ये इनकी अपनी सोच है कि पाकिस्तान ने लर्न किया है और पाकिस्तान टेरर फैक्ट्रीज को डिसमेंटल कर देगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान स्टेट के पास इतनी प्रोवेस है या इतनी पावर है कि जो डीप स्टेट है, जो एकदम फाउंडेड हो गई है, वेल ग्राउंडेड है, उसको डिसमेंटल कर सकें। इसके लिए बहुत मुश्किल है, चाहे सोच कैसी भी हो। और आपने देखा है कि इतनी उसकी पकड़ है कि चाहे वहाँ के लॉज हों या वहाँ के एजिटेशंस हो या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बदलना हो, सब में उनका हक रहता है और उसमें उनका हाथ रहता है। तो इस तरीके से सोचना कि टेरर फैक्ट्रीज डिसमेंटल हो गई हैं, उसके लिए दुनिया आंख नहीं बंद कर लेगी। अभी भी पाकिस्तान एक नर्सरी के रूप में है, उनको उस रूप को बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान में मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है। जो IMF से तारिक फतेह साहब ने बताया, उसको मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं, कुछ तो तार जुड़े होंगे, कुछ तो तार जुड़े होंगे, क्योंकि ये बहुत करीबी मामला है। अगर आप कोलैटरलाइज करें फैक्ट्स को, तो ऐसा लगता है इसका भी कुछ हाथ है। और थोड़ा बहुत हाथ इस बात का भी है कि ये मौका क्यों चुना गया। ये मौका भी इसीलिए चुना गया है कि अमेरिका को, अपनी ऑडियंस को भी ये दिखाना था कि हमने वहाँ पर टेरर को, हम निकल आए हैं, लेकिन टेरर के खिलाफ हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई है। वो कहीं भी हो, अब हमें बूट्स ग्राउंड पर रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना भी लड़ सकते हैं। और ये ड्रोन जो है, जो अभी एक्सटेंडेड रेंज में बना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हुआ है। डरपा का बहुत बड़ा हाथ है। जो उनकी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, उन्होंने जो नए नए ईजाद किए हैं या नए नए आविष्कार किए हैं, उनका बड़ा रोल है इस पूरे वेपन सिस्टम में जाने का। और उन्होंने इसको टेस्टिंग ग्राउंड बनाया और ये टेस्ट कर लिया कि विदाउट कोलैटरल डैमेज वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। ये सबके लिए मैसेज है। जो टेरर फैक्ट्रीज हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो स्टेट्स उनको स्पॉन्सर करते हैं उनके लिए मैसेज है। इसमें एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है। देंगे जहां पे लोग प्रॉब्लम समझे हैं। या तो मैडम पूछ रही है हाफिज सईद का आपसे क्या लेना देना है? मैडम यूएन से भी पूछ लीजिए, उनसे क्या लेना देना है?
ये पूछ रही है तारिक फतेह। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से जो आज उनकी स्पीकर ताइवान जा रही हैं, इसके अंदर भी थोड़ा अमेरिका को दादागिरी अपनी दिखानी थी। जो चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी शुड नॉट विजिट दैट, इसमें ये प्ले भी आप देखिए चल रहा है, क्योंकि बाइडेन साहब को भी प्रूव करना है कि ही इज नॉट एज डम एज ही लुक्स, और उनकी वाइस प्रेसिडेंट को भी ये दिखाना है। क्योंकि ये भी देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी जैसी आज लीडरशिप है, इससे बदतर लीडरशिप कई डेकेड से नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हाउ टू परस्यू देयर गोल्स, और वो उसके अंदर डगमगा रहे हैं। दीज आर इजी वेज टू रीइंफोर्स योर अथॉरिटी कि देखा हम जहां चाहें कर लें। आज वो आके बाइडेन ने मैसेज भी पढ़ा। तो जब पाकिस्तान का रोल 1947 से यही रहा है, चाहे वो कोरियन वॉर में था, चाहे वो अब जब सेंटो और सीटो का मेंबर था, जब इंडियन ओशन की बात थी, ये तमाम के अंदर पाकिस्तान हैज प्लेड द डायरेक्ट पेंटागन टू रावलपिंडी कनेक्शन। इसमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, जनरल्स हैं, उनका लिंक एम्बेसी के थ्रू नहीं है, वो डायरेक्ट पेंटागन के साथ है, और ये चल रहा है तब से, सीटो सेंटो के जमाने से। एंड दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दैट। ये किराए के मर्सनरीज हैं, किसी जमाने में सेशल्स वगैरह में कू कराने के लिए पड़ा, ये तो पूरी आर्मी मर्सनरीज की है। इनके ऐसे ही नहीं मेडल इतने लगे हुए होते, हर जंग में हारते। अच्छा मोनाल, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको जवाब देना चाह रही, जवाब ले लीजिए उनसे। जी देखिए, मैं एक बात उस वक्त करना चाह रही थी, आपने मुझसे पूछा था कि हाफिज सईद कौन है और कहाँ रहता है। मैं ये जरूर जानती हूँ कि उनके ऊपर बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं। 26/11 को अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई सेलिब्रेट करता है तो आप बहुत मिस्टेकन हैं, आप बहुत गलत समझते हैं। हम उसको भी एक एक्ट ऑफ टेरर मानते हैं, और जिसने भी किया है लेकिन किसे कमिंग बैक क्वेश्चन, आप अगर मुझसे पूछती हैं कि तारिक जी एक सेकंड प्लीज लेट मी फिनिश। अगर आप मुझसे, आप भी, बल्कि आपके लिए भी ये सवाल है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हाफिज सईद कहाँ रहता है, तो आप मुझे ये भी बताइए कि एसएम मुशर्रफ कहाँ रहते हैं, जो फॉर्मर पुलिस आईजी हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, वो कहाँ रहते हैं। और उन्होंने अपनी किताब में ये क्यों लिखा है कि ये जो 26/11 था, ये दरअसल आपका ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैडम एक सेकंड, मेरा बस एक ही सवाल था आपसे, जिस सवाल का जवाब आपने मुझे नहीं दिया, जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया, बस इतना बता दीजिए, अजमल कसाब कौन था, भारतीय था क्या? अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब बता दीजिए बस मुझे। एक हैंडलर हो सकता है आपकी डीप स्टेट का। अरे मैडम, हैंडलर हो सकता है आपकी डीप स्टेट का। अजमल कसाब कौन था? लेकिन उसकी नेशनैलिटी तो आपके यहाँ से प्रूव हुई। मैडम टीवी पर बैठकर इतना ना समझ आप समझ रही हैं ऑडियंस को, जो आपको देख और सुन रही है। ऐसा मत कीजिए मैडम। अजमल कसाब की नेशनैलिटी आपकी कंट्री ने पहले ही एस्टैब्लिश कर दी थी। क्या है? आप ही को अपने यहाँ की रिपोर्ट, आपको दुनिया पर तो भरोसा है नहीं मैडम, तो आप ही के यहाँ जो रिपोर्ट चले अजमल कसाब को लेकर, वो भी चला लीजिए ना मैडम, वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश करने के काम आएगा मैडम। पुलिस की आईजी को तो ऑन करें मैडम, आप पुलिस के मुद्दे को कहीं से कहीं ले गई। थोड़ी देर पहले आपने कहा हाफिज सईद से आपका क्या लेना देना है। 26/11 को आप ही के मुल्क के बैठे हैं यहाँ पर उमर अल्ताफ बता रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था। आप दोनों से मैंने एक ही सवाल पूछा, अजमल कसाब कौन है भाई? अजमल कसाब कौन था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं तो किसी लीगैलिटी में भी नहीं जा रही, किसी पॉलिटिक्स में नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन पूछा। आप शायद ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं, मैडम ऐसे दिखा रही हैं अपनी ऑडियंस को कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे मैडम, मुझे आपकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप प्रोपेगेंडा चलाएंगी तब मैं आपकी बात सुनूंगी, आपकी आवाज मेरी ऑडियंस ने सुन ली। आपकी आवाज बहुत देर सुनी है मैडम। आप थोड़ी देर पहले ये पूछ रही थी हाफिज सईद से आपका क्या लेना देना है। आपको पता है हाफिज सईद से इंडिया का क्या लेना देना है? अभी आपको पता है या नहीं पता है? या मैं डिटेल में बताऊं क्या लेना देना है हाफिज सईद से, सैयद सलाउद्दीन से, मसूद अजहर से, जकीउर रहमान लखवी से? बताऊं मैं आपको क्या लेना देना है भारत का, या दाऊद इब्राहिम से भी बताना पड़ेगा मुझे? नहीं मैडम, ये बताना पड़ेगा मुझे। तो ये आपको कुछ, आपको थोड़ा सा यूएन के, मैम जो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट है ना मैडम, उस पर भी आपको थोड़ा सा वहां पर पढ़ना चाहिए, वो भी आपको थोड़ी सी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बता रही है ना कि कौन सी किताब का हवाला आप दे रही हैं। आप एक बार बताइए मुझे, आप वो लिस्ट पढ़ लीजिए, एक लिस्ट पढ़ लीजिए आप। बेसिक स्किल्स में दोबारा अरे मैडम जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा मैडम? प्रॉब्लम है नहीं मैडम, कहाँ जाना पड़ेगा? प्रॉब्लम है, मैं आपको बहुत देर से जवाब दे रही हूँ। आप बार बार एक, मुझे नहीं पता आप ये अपनी रेटिंग के लिए कर रही हैं या किसके लिए कर रही हैं, बट इट्स लुकिंग वेरी चीप।
Don't do this. आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है. What is classy and what is cheap? And for your information, showing somebody mirror of facts is not cheap. Maybe in your book it is cheap. It is not. But as a moderator, it is my responsibility. अब मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ, मैडम कह रही है ये चीप है. आप हमसे जैसे बात कर रही, हमसे जैसे सवाल कर रही है, तो मैडम आपको पता होना चाहिए एज अ जर्नलिस्ट, ये काम है मॉडरेटर का तथ्यों के आधार पे काउंटर क्वेश्चन करने का. जिन दर्शकों ने इस डिस्कशन को देखा, मैडम मेरी टीआरपी सुनिए, मेरी बात, इस शो की टीआरपी के लिए ऐसी किसी भी स्टंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डिस्कशन में अंडरस्टैंडिंग लेकर जाते हैं व्यूअर्स. किसी स्टंट की जरूरत नहीं है. अब आपके पास कोई जवाब नहीं बचा कुल मिलाकर. ये बहुत अजीब स्थिति है मार्शल श्रीवास्तव. कोई जवाब जब इनके पहले पूछ रही थी हाफिज सईद से आपका क्या लेना देना, मैडम को मैंने कहा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो लिस्ट है उठाकर एक बार देख लीजिए. मैडम नहीं पढ़ेंगी, मैडम को नहीं देखना है. मैडम कह रही हैं आप जिस तरह से बात कर रही हैं ये आप टीआरपी के लिए कर रही हैं. मैडम सब कुछ टीआरपी के लिए नहीं होता. अदिति, जो हमारी कुछ दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होता है. अदिति, हमारी जो पाकिस्तानी बहन है, शायद इनके मन में एक विश लिस्ट है. वो चाहती हैं कि पाकिस्तान ऐसा बने. हम भी चाहते हैं पाकिस्तान वैसा बने. लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो अदिति तुमने बताए हैं, फैक्ट्स वही हैं. फैक्ट्स दे आर स्टेयरिंग एट यू. दे आर ट्राइंग टू टेल यू नो, यू आर अ टेरर स्टेट. यू गॉट सो मेनी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. यू डू समथिंग विद देम, डील विद देम. Make your Pakistan as you wish it to become. Your wish list is really appreciated. I welcome it. But एक काम करिए जरूर, रियलिटी चेक करिए और रियलिटी को देख करके आप उसको सुधारने की कोशिश करिए. और अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगी और पूरी जनता मिलकर करेगी, जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसको आप नहीं देखते हैं. आप सिर्फ ये तर्क देने की कोशिश करते हैं कि जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उसको हम मानते नहीं. डिनायल मोड से नहीं काम चलेगा. डिनायल मोड को आपको हटाना पड़ेगा. आई एम नॉट इन डिनायल मोड सर. मैं डिनायल मोड में नहीं हूँ. जो चीजें गलत हुई हैं मैं मानती हूँ. आप अगर मुझसे हेल्दी डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपको पिछला मान रही हूँ कि पाकिस्तान में, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कभी भी ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान से नहीं हुए. ये एक बहुत गलत पॉलिसी थी जो हम लोगों की बतौर स्टेट रही है. लेकिन मैं आपको साथ साथ ये कह रही हूँ, लेकिन देखें ये जो मोहतरमा है जो अभी आप 26/11 कहाँ प्लान हुआ था मैडम? इंडिया में. ऐसे मुश्किल. ये देखिए ये ईमानदार है. क्या कहते हैं? ये देखिए ये ईमानदारी है इनकी. क्या कहते हैं? नहीं मैडम, ये ईमानदारी है आपकी. ये ईमानदारी है. क्या कहते हैं? आपको पता है कितने लोग मारे गए थे? कितने लोग मारे गए थे मुंबई अटैक्स में मैडम? और सिर्फ इंडियन नहीं थे. पूछे ना. नहीं मैडम, पूछे ना अपने. हाँ आप पूछिए. आपसे ही पूछ रही हूँ. थोड़ी देर पहले आपको समझ नहीं आ रहा था. ये आपको पूछना चाहिए. आपको ये समझना, आप डिनायल में रहेंगी और आप मुझसे करिए मैं बहुत हेल्दी डिबेट चाहती हूँ. मैम तथ्यों से दूर डिबेट नहीं हुआ करती. आपकी स्टोरीज के लिए नहीं मैम, तथ्यों पर लाना एक मॉडरेटर की जिम्मेदारी है. और मोहतरमा का नाम अदिति त्यागी है. अदिति त्यागी. आप मुझे अदिति त्यागी बुला सकती हैं. आप वन साइडेड बातें नहीं कर सकती. मैडम आप कह रही है इंडिया ने 26/11 का अटैक अपने आप से प्लान करवा लिया अपने ऊपर. अरे बाबा, तो इंडिया की सोवरेनिटी पर अटैक था मैडम. पढ़े तो सही. आप इंडिया के बारे में कुछ भी बोलेंगी और उसके लिए मैं आपको मंच दे दूंगी. नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा. आप प्रोपेगेंडा चलाएंगी, आप झूठ का सहारा लेंगी, फरेब का सहारा लेंगी. नहीं होगा. जिस हेल्दी डिस्कशन कोट अनकोट की आप बात करेंगी, जब आप तथ्य ही नहीं जानती तो क्या हेल्दी डिस्कशन करेंगी आप? क्या हेल्दी डिस्कशन करेंगे मैडम? मुश्रिफ को फोन पे लें. 26/11 पर 26/11 आप कह रही है भारत ने प्लान किया था. अजमल कसाब कहां से आया था? अभी तक आप एक बार तो एडमिट नहीं कर पाई है. 26/11 अजमल कसाब कहां से आया था? एक बार एडमिट नहीं कर पाई आप. आपकी सिचुएशन में समझ सकती हूँ. यू हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी सुनने के लिए तथ्यों से मुंह मोड़ लेंगे मॉडरेटर्स. प्लीज इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. जुबैर मैडम एक सेकेंड. मैम स्टोरीज के लिए टाइम खत्म हो गया मैडम. तथ्यों पर डिबेट करनी है आप कीजिए. यूएन की जो लिस्ट है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की, उसे भी देख लीजिए. वो इंडिया ने नहीं बनाई है मैडम. वो इंडिया ने नहीं बनाई. देख लीजिएगा मैडम, पढ़ लीजिए थोड़ा सा. आप भी पढ़ लीजिए. और वो भी अच्छा मैडम भूल गई मैं, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश था जिस पे ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा था? इतना पाक साफ मुल्क कहां था? वो कौन था? मैं आपको जवाब नहीं दे रही. आप ऐसे मुशर्रफ की किताब पढ़ें फिर जवाब. अच्छा, आप मुझे जवाब नहीं देंगी? वैसे मेरे हिसाब से उस देश का नाम, और मेरे ये सवाल इतना बेसिक था, इतना बेसिक सवाल था. तारिक फतेह, मेरे ख्याल से उस देश का नाम पाकिस्तान था. आप मुझसे बात. हाँ, आप पहले किताब पढ़ें. तारिक फतेह
पाकिस्तान था मैडम, बोल नहीं पा रही हैं। मैं समझ सकती हूँ एक कंट्री के लिए कितना एम्बैरेसिंग होता है, कितना एम्बैरेसिंग होता है जब कोई यही याद दिला दे तथ्यों के हिसाब से कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट, जिसमें ब्लैक लिस्ट होने जा रहा था कोई सा मुल्क, और उसके हाथ पांव फूले हुए थे, कभी टर्की से मदद मांग रहा था, कभी चाइना से वीटो कराने के लिए घूम रहा था, उसकी स्थिति में समझ सकती हूँ। तारिक फतेह के पास बहुत सारी किताबें हैं, कोई बात नहीं मैम, आप यूएन डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, बस किताबें छोड़ दीजिए, आप बस एक डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, बहुत ही बेसिक और फैक्चुअल, बस कोई बात नहीं। ये जो तारिक फतेह 26/11 की पूरी जो कन्वर्सेशन है, जो पाकिस्तान आईएसआई के ग्राउंड स्टेशन और टेररिस्ट के बीच में टेलीफोन कन्वर्सेशन है, तो एक किताब मैंने भी लिखी है, बीबी द जू इज नॉट माई एनिमी, उसके अंदर डिटेल्ड है एवरीथिंग दैट दे सेड वाज रिसीव्ड ओवर देयर, और उसको कंट्रोल कर रहे थे कराची से बैठ के, वो टेलीफोन कम्युनिकेशन कि उस जगह हमला करो। उन्होंने कहा साहब यहाँ मुसलमान रहते हैं, बोले नहीं, यहूदियों का जो अड्डा है, ऐसा लगे कि इंडिया और इजराइल का झगड़ा हो सके। ऑल ऑफ दैट इज रिकॉर्डेड, लेकिन वो किताब जो है आपके पाक साफ मुल्क के अंदर बैन लगा हुआ उस पर, तो आप इसकी फिक्र ना करें, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपके यहाँ आप हमें कॉपी भेज दें, हम पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ेंगे, हमें डर नहीं लगता पढ़ने से। फ्री में नहीं बांटता, मैं तो पाकिस्तानी ऑथर नहीं, मैं आपके यहाँ ऑथर खुद बेच रहा होता है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आपको चाहिए पब्लिशर से खरीद लीजिए, आप पढ़ नहीं सकते। हर पाकिस्तान में 500 किताब बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है। इस पे रोना रोइए कि किस तरफ आप चले जा रहे हैं कि अ पर्सन लाइक यू हु इज मॉडरेट, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, आपको भी द इनडिफेंसिबल डिफेंड करना पड़ रहा है। नहीं देखिए तारिक साहब, मैं इंडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं कर रही। I do not say that Ajmal Kasab was not a Pakistani. I do not say that. मैं ये नहीं कहती, लेकिन उनके हैंडलर्स क्या इंडिया में नहीं थे क्या? आपके अपने महाराष्ट्र के फॉर्मर पुलिस आईजी गलत लिख रहे हैं अपनी किताब में। मैं आपसे बहुत सिंपल, यू आर ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल, मैं आपसे इसलिए समझने के लिए मुझे समझा दें। आई विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू ऑन दिस, मुझे समझाएं जी। इवन व्हेन दिस थिंग हैपेंड, उस वक्त भी लोगों ने इल्जाम तराशी लगा दी थी कि ये आरएसएस के लोग आ गए हैं, देखो क्या कर रहे हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी जहां कंपीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज वेरी विगरसली आर्ग्यू अगेंस्ट ईच अदर, और उसमें कई दफा दे क्रॉस द लाइन। और 26/11 के पहले कुछ घंटों के अंदर ये बात उकसाई गई कि ये देखो साहब गलती गवर्नमेंट की है और फलाना है, बिकॉज पूरी उसकी इंटेंसिटी का पता नहीं चल रहा था उस वक्त क्या है। फिर जो ट्रूप्स आई दिल्ली से, उनके डिले पे भी हुआ। रीजन ये है कि हमें समझ नहीं आता, बिकॉज वी वर बोर्न इन पाकिस्तान जहां कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेस है ही नहीं। हम फिर उस नजरिए से हिंदुस्तान को देखते हैं तो हमें अजीब लगता है कि यार ये तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये बोल रहा है तो ये कंस्पिरेसी होगी। नो, India is a huge country with 400 languages and 29 states and 5,000 political parties. उसके अंदर आपस में बातचीत true at one point in time. देखिए सर, इस तरह की चीज दुरुस्त थी और सही थी at one point in time. But can you still claim India as a democracy? And it thrives in a democracy that it was founded upon. मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। आप कह रही हैं ना यू स्टिल क्लेम, मैडम इस डिस्कशन में आप बैठी हुई हैं और आपने इंडिया के खिलाफ इतना, एक सेकंड रुक जाइएगा सर, एक सेकंड रुक जाइएगा। आपने इंडिया के खिलाफ इतनी सारी स्टोरीज आपने सुनाई है ना मैडम, और आप पूछ रही हैं इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया डेमोक्रेसी है या फाशिस्ट है? बताती हूँ। नहीं मैडम, ये यहाँ पे आर्मी रूल नहीं करती है। मैं समझ सकती हूँ जो फियर आ जाता है ना, एक फियर सिंड्रोम आ जाता है, वो मैं समझ सकती हूँ। पड़ोसी मुल्क में दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है जब एक सिंड्रोम। मैडम आप फैक्ट्स के नाम पर स्टोरी सुनाएंगे तो मैडम कैसे चलेगा? आप देखिए, आप अपनी बात कर देती है, मुझे यही मसला है। आप मेरी भी गुजारिश। मैडम ये क्लिप मैं आपको भेजूंगी, सुनिएगा ध्यान से। मेरी बात सुन लेना, किसने कितनी बात जी सुनाइए। हाँ चलिए बोलिए, सुना रही हैं आप? जी सुनाइए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो यहाँ बैठी हूँ ना, ये आप अपने ऊपर क्रेडिट ले रही हैं कि जी आपकी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि मैं इधर बैठी हूँ और मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। आपको पता है मैं भी अपने मुल्क में एक प्रोग्राम करती हूँ, और मैं अपने मुल्क में प्रोग्राम करते हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे आपके सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, आपके अपने कॉलीग्स होंगे, मैं उनको कई दफा रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ
कि पाकिस्तान में आए, हमारे प्रोग्राम में आए, अपना मौकफ दें, बहुत हम खुशी से सुनेंगे आप सर आंखों पे आपकी बात। आपको मैं बताऊं, मुझे क्लियर कट इवन जो मोदी जी के लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, अच्छा। वो भी ये बात कह चुके हैं कि हमें इजाजत नहीं है वहां जाने की। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ या उमर इजाजत अल्ताफ कहाँ यहाँ जाने बैठे की? हैं, नहीं, इजाजत कहाँ जाने की नहीं है प्रोग्राम में, पाकिस्तान जाने की नहीं। प्रोग्राम में मैडम। अगर कोई आपके पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के के साथ किसी जुड़ना प्रोग्राम नहीं में- चाहता, मैडम सुनिए, नो, आज मैं आपसे that's बात not- एक सेकंड मैडम, आपके हाँ या ना करने से नहीं होगा ना मैडम। आप अपनी स्टोरी सुना देंगी और सब लोग सुन लेंगे और फिर सोचेंगे वो जर्नलिस्ट कौन है, वो लाइक सो कॉल्ड क्लेम्स ऑफ लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट ऑफ मोदी जी। मैडम, हर कोई इस मैं देश किसी में का फ्री नाम नहीं है। लेना आप चाहती। सुनिए, नेक्स्ट टाइम मुझे जिन सुनिए लोगों सुनिए ने सुनिए कहा सुनिए, था, एक इंडिपेंडेंट उन शो लोगों ने मुझे कीजिएगा। actually सुनिए कहा मेरी था बात कि मैम, it would get them into अब मैम trouble आप ही with बोल the लीजिए। अब and ये with भी the अपने आप में, अब government। डेमोक्रेसी का इसलिए इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर आप बैठी हैं, मैं मॉडरेटर हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रख पा रही हैं मुझे और मुझसे ज्यादा बोल रही क्योंकि हैं। मुझे कोई जबकि मतलब मेरे नहीं है ना। पास ये पावर है कि मैं Because- एक सेकंड में आपका ऑडियो डाउन करा सकती हूँ और दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में ला सकती हूँ, आप लेकिन यही कर आपको रही हैं। बोलने आप के लिए क्या मंच ये दे नहीं कर रही रही हैं। हैं? आप स्टोरीज क्या पे ये स्टोरी नहीं कर सुना रही रही हैं? हैं। आप सुना रही आपको- 26/11 भारत ने आप प्लान अपने- किया था। आप आप ये भी अपने कहती हैं former एट द सेम SM टाइम की नहीं, किताब अजमल को तो deny सब कर रही हैं। पाकिस्तानी था। फिर आप पूछती हैं हाफिज सईद कहां से? आपका हाफिज सईद से क्या लेना है? मैम, कम से कम जो लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, और मुझे जाहिर तौर पर इस समय मैं महसूस कर सकती हूँ, कई इंडियंस को ये लग रहा होगा कि मैंने आपको क्यों मंच दिया हुआ है। आप किन जख्मों को कुरेद उनको रही ये हैं लग रहा इस होगा वक्त? कि आप किन जख्मों उनको को ये इस लग रहा वक्त होगा आप कि आप कुरेद कितनी रही हैं? आपको biased हैं। अंदाजा नहीं है वो मैडम। ये सोच रहे होंगे That कि was an आप अपने attack on former our police chief को नहीं sovereignty. पहचान रही हैं। Please, जैसे At least- आपको बुरा लग रहा है ना मैडम, उससे ज्यादा व्यूअर्स को बुरा लग रहा होगा। आज भी हम उन आप फैमिलीज viewers- के लिए रोते हैं, आज भी रोते हैं उन फैमिलीज के तो लिए। अपने तो सच आपको बताएं नहीं ना समझ मुझे, आएगा, आप जिन्होंने नहीं उनको समझेंगी। मारा है, आप नहीं जिन्होंने उनको समझेंगी। कत्ल किया है, हाँ, तो आप ही क्या कत्ल बैठे किया हैं? है, उनको हाफिज सईद को इंसाफ भेज दिलाएं, दीजिए, अपने मुल्क में पकड़े। भेज दीजिए ना हाफिज सईद को। क्यों दिखावे अपने का मुल्क एक्शन में लेते हैं? पकड़े। अच्छा मैम, आपने मुझे बताया नहीं था एफएटीएफ की आपने ग्रे लिस्ट में हेमंत कौन था जो करकरे को ब्लैक क्यों लिस्ट में मारा? जा रहा था? आप आपने हेल्दी हेमंत डिस्कशन करकरे को करते क्यों मारा? हैं। जो Let's उसके do ऊपर healthy probe कर discussion. रहे थे Let's Judicial talk Commission। sense, let's talk facts. एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश ओह था? माय गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट नहीं, फैक्ट्स। अरे मैम, देखिए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश आपका था? होना इंडिया को चाहिए था, आपको पता है। आप ब्लैक लिस्ट हो जाने चाहिए थे, जो आप लोग काम करते हैं। आपका इवन जो नेपाल में अटैक हुआ था, जो ईस्टर अटैक्स थे, अरे वहां पर मैडम, भी आपके पाकिस्तान ताने पे बाने तो रह निकले। लीजिए, आप इंडिया, क्या नेपाल। ISIS के- मैम, आप एक क्या काम कीजिए, आप चली ISIS जाइए के मालदीव्स, हैंडलर- उसके बाद आप क्या चली जाइए ISIS कहाँ तक, के जहां तक आप जाना हैंडलर्स चाहते, निकले इंडिया कॉन्गो, से। कहीं भी चली जाइए। सुनिए मैडम, सुनिए, इंडिया यूएन की जो मैं पीस सुन ही रही कीपिंग हूँ, फोर्स आप है क्या ना, मैं कर सुन रही रही हैं हूँ आपका, मैंने इतनी बहुत देर देर से स्टोरी आपने- सुन रही हूँ। आप नेपाल चली गई, आप भारत को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था, एक आधा तथ्य भी ले आती और जाइए एफएटीएफ में रख देना। किसने रोका है? आपकी सरकार का फेलियर है। जाइए एफएटीएफ में प्लेनरी होगी, जाके रखिएगा तथ्य। ये डिबेट के लिए रखें क्या जी न्यूज की? सिर्फ जी न्यूज के डिबेट में आके बोलेंगी? सिर्फ जी न्यूज के डिबेट में 4 तथ्य रखिएगा। जाइए एफएटीएफ की लिस्ट में, जाइए एफएटीएफ की प्लेनरी में, बोलिएगा इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दे। कह रहे हैं ना हम, तो हम कह रहे हैं करिएगा, लेकिन लोग हंसेंगे आप पर। ठीक है, जैसे कि इस वक्त ये पैनल किस पर तरह की हंस रहे बच्चों वाला हैं। argument है? मार्शल आपका इतना मैडम, childish बच्चों वाला आर्गुमेंट argument है आपका है, हंस रहे थे सब, आपको नहीं समझ Childish आएगा। कोई बात argument। नहीं, कोई वो बात बेचारे नहीं, मजबूर नहीं, हैं, कोई बात मजबूरी में नहीं। हंस आप क्या रहे तो हैं। 1971 Actually की वो वॉर आप पे को हंस भी रहे हैं। किसी ने जीता था। जब पूछिए यही मुझे नहीं कौन ठीक से किस पे हंस पढ़ाया रहा है? जाता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि टेरर की नर्सरी को आप एडमिट कर लेंगे अपने देश में? कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। आपके एयर external मार्शल affairs पीके minister admit श्रीवास्तव कर चुके हैं कि वो मैम, lobby ठीक कर है, रहे आपकी थे स्टोरीज पाकिस्तान और पे। प्रोपेगेंडा हो Your गया मैम, external please, affairs enough। minister is on ठीक है, record। एयर थोड़ा मार्शल उनको भी- पीके श्रीवास्तव, इस तरह का डिनायल, टेरर के लिए इनके सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, इनकी जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में किस तरह से युवाओं को भड़काने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते। भारत को सर्जिकल स्ट्राइक करने पड़े, भारत ने एयर स्ट्राइक्स किए, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश जो डिनायल में लगातार। देखिए अदिति, ऐसा है कि इनके पास भी इंडिफेंसिबल को डिफेंस करने की जिम्मेदारी आ गई है। ये वहाँ की जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। इसमें से चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पठानकोट का अटैक हो, चाहे मुंबई की वारदात हो, आप देखिए टेरर्स का एक जाल सा है। और ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि बहुत कुछ वहाँ के जो शहरी हैं, इनके ऐसे होंगे, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस रूप में ग्लोबल स्टेज पर आए। लेकिन ये रियलिटी है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक इनके ऐसे पढ़े लिखे लोग जो इनके सोच रखते हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसके लिए प्रयास कैसे करेंगे? तो मेरी इनसे यही एक अपील है, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आपकी जो सोच है उस पर आप प्रयास कीजिए,
लेकिन रियलिटी है अच्छा, भारत के लिए एज ऑफ नाउ ठीक है, एक्सप्लेन करना हमारा काम नहीं है, वो इनकी जिम्मेदारी है, क्या समझना चाहते हैं और क्या करेंगे। लेकिन इंडिया की लर्निंग्स के हिसाब से मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले तारिक फतेह कह रहे थे क्लिफ्टन में भी थोड़ी बहुत जगमग होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सही। जो हमने कई बार कहा है, अगर आप मिलिट्री सोच को, तो यहाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो मैं सोचता हूं वो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, तभी वो चीज होती है। इस देश में मिलिट्री इज नॉट डोमिनेटिंग, तो हम कुछ नहीं करते हैं, करते तभी हैं जबकि वो स्ट्रैटेजिक वे में नेशनल इंटरेस्ट में होता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट में इसको करना है जगमग, जो तारिक फतेह साहब की जो एक गुजारिश है, तो वो हो सकता है। आप कई बार देखिए हॉट चेस के लिए प्रपोजल गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो हमारी पॉलिटिकल मैसेजिंग है और जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी तक हॉट चेज आपने देखा एक ही परमिट किया गया था। अदरवाइज हम किसी दूसरे कंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हैं, उनके सोवरेनिटी को नहीं चैलेंज करते हैं, उनके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। ये हमारी हमेशा से सोच रही है और यही हम इम्प्लीमेंट करते चले आ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ए की हो या गवर्नमेंट बी की हो, हमेशा से इसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और आप देखिए हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसी बेस्ड है। नो, वी विल नॉट स्ट्राइक फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज इज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑल्सो। तो हम अपने आप में बहुत रिस्ट्रेंड रहते हैं। यहाँ की मिलिट्री बहुत डिसिप्लिन्ड है, प्रोफेशनल है, वो वही काम करेगी जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में होगा। अगर ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम वहां पर जगमग करें, तो जगमग करने की अगर आप क्षमता की बात पूछ रही है, मैं उतना तक ही जवाब दे सकता हूं। बाकी ये राजनीतिक एक वो कहेंगे फैसला है कि यस, वो क्षमता जरूर हमारे देश में है, वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का जो शक्ति आपके पास होती है उसका प्रयोग आप नहीं करते हैं। शक्ति होना और शक्ति का प्रयोग करना, इसके बीच में एक जर्नी होती है, और वही आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है। कि वही ज्यादा पावरफुल बनाता है। मतलब ये नहीं कि आप उस ताकत का इस्तेमाल करने लगे रोज। ताकत का मतलब है संयम, ताकत का मतलब है खुद पर नियंत्रण, और ताकत का मतलब है दुनिया की भलाई के लिए उस ताकत का इस्तेमाल, ना कि किसी को सिर्फ चोट भर पहुंचाने के लिए। उमर अल्ताफ लगातार हाथ उठा रहे हैं। उमर अल्ताफ बात कर रहा था मैं, थोड़ा ये एयर मार्शल जो बात कर रहे थे, मैं आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं। पिछले 3 सालों में भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने अभिनंदन का वाकया हुआ, ये आप जो मुहिम जोई करने की बात कर रहे हैं, पहले आप अभिनंदन से सलाह ले लीजिएगा, और फिर गलवान में जो आपने अपनी टेरिटरी लूज की चाइना के हाथों, तो ये तो आपकी मिलिट्री का पोस्टमार्टम हो चुका है पिछले 3 सालों में। तो आप बातें क्या कर रहे हैं? 71 से शुरू कर लेते हैं। 71 याद है, भूल गए हैं? पिछले 3 सालों की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, चलिए सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक, वो जख्म याद आ जाएगा, जख्म याद आ जाएगा, जख्म कुरेदा जाएगा, जख्म हरा हो जाएगा। सुनिए, पहली बात तो आप हिस्ट्री पढ़ते ही गलत है सर। यही अभी थोड़ी देर पहले तारिक फतेह कह रहे थे कि हिस्ट्री पढ़ाई उल्टी जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई उल्टी जाती है, बोलते ही रहेंगे। सुनिए, तो ये एयर स्ट्राइक कब हुए थे? ये एयर स्ट्राइक कब हुए थे? बालाकोट एयर स्ट्राइक अपनी जहाज गिरा दिए। नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुए थे? अपनी जहाज गिरा दिए, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर गिरा दिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुए? और फिर चीन से अदिति जी मुझे बोलने तो देना, मैं मुझे बोलने आपके झूठ के लिए मंच नहीं है ना सर, आपके झूठ के लिए मंच नहीं है। थोड़ी देर पहले बहुत स्टोरीज सुन चुके हैं, आधे घंटे से ज्यादा से स्टोरीज ही सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक से और सुनिए ध्यान से। यहाँ पे फौज ना तख्ता पलट नहीं करती है, अनुशासन में रहती है, संयम से काम करती है, एनिमी को रिस्पेक्ट भी देती है और उन्हें सबक सिखाना भी जानती है। आपकी फौज को सिखाइएगा, ये वैसे सीख चुकी है। 71 की तस्वीरें याद है? भूल गए हैं? वो क्या नाम था उस डॉक्यूमेंट का? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, क्या नाम था? उमर अल्ताफ, आपने सुना उसके बारे में? क्या मैं चाहूंगी अगर हमारे पास वो तस्वीर हो तो जरूर स्क्रीन पर आनी चाहिए। उमर अल्ताफ साहब भारतीय फौज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तो उनको दिखना चाहिए ना। भारतीय फौज के बारे में बात कर रहे हैं तो सर को थोड़ा सा हकीकत तो दिखे, सर को हकीकत दिखे। सर को कितना बुरा लग रहा है, सर को कितना बुरा लग रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक आप भूल गए, सर्जिकल स्ट्राइक आप भूल गए। तो मैं तो आपको याद दिला रही हूँ कि जिस फौज की आप बात कर रहे हो, सुनिए, चाइनीज सोल्जर की बात कर रहे हैं ना आप, गलवान की बात कर रहे थे। उमर अल्ताफ, अरे वन साइडेड, सुनिए जी बोले, आपके जो दोस्त है ना
आपके जो दोस्त हैं, मैं समझ रहे ना कौन से दोस्त आप आपके? 20 मिनट interrupt कर नहीं रही नहीं, हैं। कौन से दोस्त आप मुझे आपके? बोलने नहीं वो देंगे। चाइनीज, आप मुझे चाइनीज बोलने माल नहीं की दे रही तरह हैं। उनकी फौज जो है ना। हाँ, वो हमारे अरे सुनिए दोस्त सुनिए हैं और उमर आपके अल्ताफ, फौजियों ये तो के बताइए कातिल चाइनीज हैं फौज वो। ने लास्ट लड़ाई आपके कब लड़ी फौजियों को थी? खून ये किया पीएलए उन्होंने। आप ने मसला लास्ट ये लड़ाई है। कब लड़ी थी, जरा बताना। मसला ये चाइनीज ने आपके फौजियों को भून दिया। अरे गुस्सा आपके मेरे पे कहने उतारने से अपनी भाषा पर रखिए नियंत्रण, आप जाए समझे? चाइना से लड़े। आपके बोलने से नहीं गुस्सा होगा। जैसे आपने 71 की हिस्ट्री भूल गए ना, ये क्या बात है? 1971 की हिस्ट्री ये पर तो बोलते हुए एक बात शब्द है नहीं ना। निकल रहा आपसे। लड़ाई आपकी चाइना से 1971 की बात कर रही हूँ तो भाग रहे हैं आप। 1971 की बात कर रही तो भाग रहे हैं। तो भारतीय फौज जो है ना बैटल हार्डेंड है। सुनिए ना, तख्ते पर वो एनर्जी जाया नहीं करती है, तख्ता पलट में एनर्जी नहीं लगाती भारतीय फौज, उसका दखलंदाजी सियासत में नहीं है, वो फोकस्ड रहती है। ये मार्शल श्रीवास्तव, इनको जरा सा समझा दीजिए सर, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको अब ये दिक्कत वही है जो तारिक फतेह थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इसकी पढ़ाई उल्टी जाती है। अब 71 भूल गए, ये 71 इनको याद नहीं है। इस समय याद तो इन्हें सब कुछ है, लेकिन कैसे कहें, कैसे कहें, कैसे कहें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। नियाजी नाम को ही बदनाम कर दिया। ये हालत हो गई थी, इनके प्रधानमंत्री अपने नाम में नियाजी नहीं लगवाना चाहते थे क्योंकि उसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था। अब ये बात नहीं करें, कोई बात नहीं है। मार्शल श्रीवास्तव, देखिए, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर को ये कहना चाहूंगा, इंडियन आर्म फोर्सेस आर देयर टू सर्व द कंट्री, दे आर नॉट देयर टू रूल द कंट्री। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर आप इस डिफरेंस को समझ जाते हैं तो प्रोफेशनलिज्म को जरूर समझ जाएंगे। और जहां तक प्रोफेशनलिज्म का सवाल है, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे और आप इतने कोजी हो जाएंगे, कंफर्ट ऑफ रूलिंग, आपकी जो सोल्जरली क्वालिटीज हैं वो जरूर बीटन हो जाएंगी, जो अभी हो चुकी है। अभी हम एक जमाने में मान के चलते थे कि जो हमारे फौजी दोनों तरफ हैं वो दोनों बहुत ही मजबूत हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं। लेकिन जब 71 का सरेंडर हुआ, आपको पता है कि लोगों ने 90,000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही मानेक शाह से, जनरल मानेक शाह से बोला कि सर अगर हमारे यहाँ भारतीय सेना जैसे अफसर होते हम कभी हार नहीं सकते थे, क्योंकि आपके अफसर जो हैं वो रूल कर करके उनके अंदर जो सॉफ्टनेस आ गई है वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आर्मी को प्रोफेशनल होना है तो उसको रूल नहीं करना है, उसे कंट्री को सर्व करना है। वेयर इज सर्विस फॉर द कंट्री? हाफ द टाइम योर आर्मी इज बिजी रूलिंग द कंट्री। ये बहुत बड़ी आपके यहाँ खामी है और आप लोग भी उसमें इतने फंस चुके हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया के लोग हों, उनको अलाइन करना पड़ता है। और हमारे साथ तारिक फतेह लगातार मुस्कुरा रहे थे। तारिक फतेह थोड़ी देर पहले आप यही कह रहे थे ना कि हिस्ट्री पढ़ाई उल्टी जाती है। ये तो आपकी एयरफोर्स के हालात हैं। और एक और मसला ये है कि जिस तरह एक छुट भैया टाइप का गुंडा नहीं होता गलियों में मोहल्लों में, वो बार बार याद दिलाता है बड़े दादा को बुला दूंगा, सेट कर देगा। ये पाकिस्तानी की हालत हुई है कि तुमने कुछ बोला तो चीन को बुला लूंगा, बहुत मारेगा बहुत मारेगा, हमसे नहीं पंगा लो, हाँ अपने बराबर उसे लड़ो जाके। Why do they have to invoke China into this? चाइना ने 10,000 कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ, आपका मुंह नहीं खुलता। आपने पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनके हाथ में दे दिया। There are millions of Chinese now ruling Pakistan. बलोचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, they are fighting the Chinese army. आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। बस आपको वो नौकरी दे दे कोई और पैसा दे दे और आपका उधार चुका दे। आप सीआईडी की इंफॉर्मेशन क्या इनफॉर्मल नहीं होते हैं गली के अंदर बैठे हुए एमआई के, वो आप बन गए। क्या आप चीन को बता दीजिए ये हो रहा, ये हो रहा, कभी अफगानिस्तान कभी ईरान, आपका कोई रहा नहीं है। आपको ये क्यों नहीं अंदाजा होता? अपने आप से शर्मिंदा रहे कि आपने पाकिस्तान का हशर खराब कर दिया। पाकिस्तान के पंजाबियों ने गलत किस्म की उर्दू बोलते हैं, सुनने को जी नहीं चाहता आप क्या कह रहे होते हैं। आप सीधी बात करिए, चाइना हैज इम्प्रिजन्ड 100,000 मुस्लिम्स इन कंसंट्रेशन कैंप्स। आपसे कोई बात करा कहते हैं अरे भाई तो चाइना ने मुसलमानों पे जो जुल्म किया उसको तो मैं कंडेम करता हूं, मगर आप मुझे ये बताएं, आप एक चीज ने सेल्फ लोथिंग में क्यों आपने इसको एक इंडस्ट्री बना दिया है? आपको अपने मुसलमान होने पे शर्म है, आपको अपने पाकिस्तानी होने पे शर्म है, ये क्या वजह है इसकी? मुझे क्यों शर्म आएगी भाई? आप बंद को फॉलो कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा। एक इंडस्ट्री बना दिया है, ये आपने प्रोफेशन बना दिया है। आपका तो सारा
निचोड़ ही जिंदगी का है कि अपने आप पे अपनी वजूद पे अपने आप से आप नफरत करते हैं। आप तो अपनी हिंदुस्तानी तो आपने हिंदुस्तानी हूँ मैं, इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। आपको नहीं समझ में आएगा। आप कहते हैं ठीक है, इंडियन बॉर्न होने में भी कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी होने में भी कोई शर्म की बात शर्म हो जाइए। वी आर प्राउड इंडियंस। एक सेकेंड, शर्म की बात नहीं, वी आर प्राउड इंडियंस। इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को भी। देखिए किसी चीज पे शर्म खाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी फौज को समझाइए, अपनी फौज को समझाइए जिसके खिलाफ नारेबाजी होती है पीओके में। भूल गए शायद आप, याद दिला देती हूँ। और वो क्लिप होगी तो जाऊंगी आपको दिखा भी दें। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पीओके में किसके खिलाफ होती है नारेबाजी? कौन कहता है कि भारत से कहता है कि भाई हम भारत का अभिन्न हिस्सा है, अवैध कब्जा छोड़े पाकिस्तान? कौन कहता है? इतना बुरा क्यों लगता है आपको? आपकी फौज की शान में तो वहीं पे सीधे पढ़ दिए जाते हैं, दहशतगर्दी फैलाने का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आप भारतीय फौज के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन बॉर्न होने पे फख्र होना चाहिए। आप ट्रिगर हो गई है क्या? मैंने कोई जिस तरह कोई गलत बात की है? आप कह रहे हैं इंडियन होने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपने ये कहा था, प्राउड होने की बात नहीं की थी, और आपको दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है सर। आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस देश को। नहीं, ना इस देश की फौज को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, और ना ही यहाँ के सिटीजन्स को। और आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आतंक को पनाह देना बंद कर दीजिए। आपसे बस यही कह रहे हैं। पाकिस्तान के वजूद को लेकर वो बात कर रहे थे, आप तारिक फतेह के वजूद पर सवाल उठाने लग गए। वो ये बात कर रहे हैं, और आपने पूरा ही डिस्कशन जो है उसे किसी और ही दिशा में ले गए सर। थोड़ा सा राइट हिंदी भी पढ़नी, हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी राइट हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में सबक होते हैं, हिस्ट्री में उन सबक से वर्तमान की जमीन तैयार की जाती है और भविष्य तैयार किया जाता है। इनको ये नहीं पता कि लाहौर राम के बेटे के नाम पे है। ये क्या बात कर रहे हैं? कसूर किसका शहर के नाम पे? एक हिंदू नहीं रह पाता वहां पे। आपने पूरे लाहौर शहर से, मक्के से सोच सकते हैं कि मुसलमान ना हो कोई? आपने लाहौर से हर हिंदू को निकाल दिया। बात कर रहे हैं आप, आपको अकल है? मेरे पे निकाल दिया। चलिए, इस डिस्कशन को मुझे यहीं क्लोज करना पड़ेगा। मोना आलम, उमर अल्ताफ, तारिक फतेह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़ पर खबर जारी है, आप रहिए हमारे साथ।